में लैंगिक जनन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि देखिए जो पुष्पी पादप होते हैं या पृथ्वीजी पादप होते हैं, उन पादपों में किस प्रकार से जनन होता है, लैंगिक जनन किस प्रकार से होती है। तो उसमें बात हुआ था कि मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, जो फ्यूज होते हैं, देन क्या होता है उसमें जाइगोट का निर्माण होता है। उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि पुंकेसर का भी ज्ञान कर लिया था, यानी पढ़ चुका था। ठीक, नर युवक का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। अब बात करते हैं मादा, तो जायांग की बात करते हैं। जायांग, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो होता है पुष्प का नर जननांग होता है। ये क्या होता है, पुष्प का नर जननांग। हम लोगों ने क्या किया, सॉरी मादा, जिस प्रकार से क्या था कि पुंकेसर या मान लीजिए पुमंग क्या था, वो पुष्प का नर जननांग था, वैसे जायांग क्या है, पुष्प का मादा जननांग। हम लोग जानते, मतलब हम बात करते हैं तो यानी कि यदि क्या है, यदि इनमें क्या है कि यदि ये एक अंडक युक्त है, अर्थात बात किया जाए कि जो पुष्प का मादा जननांग अर्थात जायांग होता है, यदि ये क्या है एक अंडपी है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो एक अंडक युक्त है तो उसे हम एक अंडपी कहेंगे, यानी मोनोकार्पिलरी कहेंगे। यदि एक से अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुअंडपी। ये क्या हो सकता है, यदि यदि जायांग एक अंडक युक्त हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक अंडपी। यदि एक से अधिक हो तो उसे बहुअंडपी। प्रत्येक अंडप में 3 भाग दिखाई देते हैं, 3 भाग होते हैं, दिखाई देते हैं। 3 भाग होते हैं, एक क्या होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका, और तीसरा होता है अंडाशय। अब हम लोग अंडाशय, अगर बात किया गया, देखिए जो पुष्प का जो माधव जननांग होता है उसे जायांग कहते हैं। ठीक, यदि जायांग एक अंडप युक्त होता है तो उसे हम एक अंडपी यानी कि मोनोकार्पिलरी कहते हैं, मोनोकार्पिलरी। अगर एक से अधिक है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिलरी। ठीक, ये हो सकता है, बहुत सारे पुष्पों में ये चीजें होती हैं। तो प्रत्येक अंडम में क्या होता है, 3 भाग दिखाई देती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए जो बीजांड की संरचना, ये पुष्प का मादा जननांग जो बीजांड है उसके बारे में हम लोग इधर डिस्कस करेंगे। वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये पुष्प यानी अंडक के जो 3 भाग होते हैं, हम लोग जानते हैं ये वर्तिकाग्र होता है, पुष्प का वर्तिकाग्र होता है, और इसी के द्वारा क्या होता है, परागकण क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं अंडाशय में, वर्तिकाग्र। और ये वर्तिका होती है, यहाँ से लेते हैं वर्तिका, और ये जो है पूरी, इसे हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अंडाशय की। तो अंडाशय देखिए, अंडाशय जो होता है ये फीमेल गेम, मतलब कि जो पुष्प का मादा जननांग होता है। अब इसी अंडाशय के बारे में बात होगी। तो अंडाशय के डायग्राम को अगर हम देख लेते हैं, आगे भी बताया गया था कि देखिए इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से।
ये अंडाशय। इस अंडाशय में क्या होता है कि बीजांड होते हैं, अर्थात ओव्यूल होता है। और उसी ओव्यूल के बारे में हम बात क्या करेंगे, उसी ओव्यूल के संरचना हम यहाँ बनाएंगे। अब उसको हम बना लेते हैं। क्या नाम होता है कि जो जायांग होते हैं पादपों में, जो अंडाशय हो, पादपों में जो अंडाशय यानी कि जिस स्थान पर यानी कि बात करते हैं कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय में जो इसका डायग्राम है कहाँ पे क्या होता है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अंडाशय में जो प्रत्येक बीजांडासन से एक वृत्त के द्वारा जुड़े होते हैं, या वृत्त के द्वारा जो जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं बीजांड वृत्त। लोग लिखते हैं बीजांड वृत्त। ये क्या है, जिस स्थान पर थोड़ा गैप होता है उसको बोलते हैं बीजांड द्वार। माइक्रोपाइप, निभाग है, इसके बारे में बात करेंगे। चला जा यानी कि अगर बात किया जा रहा है पुष्प का मादा जननांग, इसके पहले बताया गया अंडाशय जो होता है। अंडाशय में क्या होता है कि ओव्यूल होता है, बीजांड होता है। ये बीजांड का स्ट्रक्चर है। हम लोग देखते हैं कि देखिए, जब अंडाशय में बीजांड और बीजांडासन एक क्या होते हैं, वृत्त से जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड वृत्त। और दूसरी बात देखिए, बात यह है कि बीजांड वृत्त क्या करता है, जोड़े रहता है किसको बीजांडासन और बीजांड को जोड़ता है। उसी प्रकार बीजांड और बीजांड वृत्त जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसे हीरस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बीजांड दो आवरणों से क्या होता है, युक्त होता है। एक को बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, बाह्य आवरण, और दूसरा होता है अंतः आवरण यानी इंटेगुमेंट। यानी ये बीजांड द्वार क्या होता है कि जिस स्थान पर हम बात करते हैं कि जिस स्थान पर अंतः आवरण और बाह्य आवरण में गैप होता है, रिक्त स्थान होता है या वैकेंट होती है, उसी को हम बोलते हैं बीजांड द्वार। इसी बीजांड द्वारा नर युग्मक क्या करता है, अंड कोशिका तक पहुंचने का कार्य करता है। और बीजांड है, बीजांड का आधारी भाग क्या होता है, निभाग होता है। और इधर वाला बीजांड द्वार बताया गया कि जिस स्थान पर गैप होती है उसे क्या कहते हैं, बीजांड के जो आंतरिक अधिकांश भाग होता है उसे क्या कहते हैं, बीजांड का कहते हैं, जो क्या नाम होता है, मृदुत्तक कोशिका से बनी होती है। अब हम बात करते हैं कि देखिए कि अगर इन बीजांडकायों की बात किया जाए तो बीटा छिद्र होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, बीजांड द्वार कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गुरु बीजांड जनन की। गुरु बीजांड जनन कैसे बनते हैं, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन नाम से मतलब बात होता है कि देखिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, अगर बताया जाए भाई गुरु बीजाणु जनन क्या है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं का बनना लिख सकते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु कोशिका का बनना के बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन का मतलब यह होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं का बनना ही क्या है, गुरु बीजाणु जनन है। गुरु बीजाणु बीजांड काय की एक अधोस्थली, बीजांड काय की
एक अधोस्तरीय बीजांड काय की एक अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर, यानी कि बीजांड काय में ऑलरेडी क्या होता है कि एक हाइपोडर्मल सेल होती है, और ये हाइपोडर्मल सेल क्या होता है कि आकार में वृद्धि करके अन्य कोशिकाओं से क्या होती है कि भिन्न हो जाती है, और अन्य कोशिकाओं के भिन्न होने के फलस्वरूप ये क्या करता है, दो तरह की कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसे हम कोशिका क्या करता है, आकार में वृद्धि करने के बाद ये दो तरह का कोशिका का निर्माण करता है। आकार में जब बड़ी हो जाती है तो अन्य कोशिकाओं से भिन्न होकर क्या करता है, एक बीजांडकाय कोशिका और दूसरा बीजांड जनन कोशिका। और ये बीजांड जनन कोशिका ठीक क्या करता है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के भली भांति कार्य करता है। यानी कि जो बीजांडकाय कोशिका जब क्या होता है, अधोस्तरीय कोशिका क्या करता है कि भाई मतलब कि आकार में वृद्धि करने के बाद साथ क्या करता है कि ये अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, और अन्य कोशिकाओं से भिन्न होने के बाद बीजांडकाय कोशिका और बीजांड जनन कोशिका का निर्माण करती है। हम लोग लिख सकते हैं कि बीजांड जनन कोशिका गुरु बीजाणु मातृकोशिका के समान कार्य करती है। यानी जब क्या है कि ये आपका मतलब कि बीजांड काय क्या होता है, बीजांड काय का जो अधोस्तरीय कोशिका होती है, ये अधोस्तरीय कोशिका आकार में वृद्धि, बार बार बताया जा रहा है कि इसको ध्यान देना है कि बीजांड काय का जो अधोस्तरीय क्या नाम है कि कोशिका है, हाइपोडर्मल जो सेल है, वो क्या करता है कि वृद्धि करता है, आकार में क्या करेगी, वृद्धि करती है, और आकार में वृद्धि के फलस्वरूप क्या करता है कि ये अन्य कोशिकाओं से भिन्न होकर दो तरह की कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसे बीजांडकाय कोशिका और दूसरा बीजांड जनन कोशिका का निर्माण करता है। बीजांड जनन कोशिका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की भली भांति कार्य करते हैं, और गुरु बीजाणुजन के फलस्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण करते हैं। यानी पहली बात तो ये बताया गया कि इसको हमें कंसंट्रेट में करना है कि भाई जब अधोस्तरीय सेल क्या करता है कि आकार में वृद्धि करती है, और वृद्धि के तत्पश्चात क्या करता है कि दो तरह कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है, तो बताया जा रहा है या मान लीजिए भिन्न हो जाती है जब अन्य कोशिकाओं से भी क्या होता है कि अधोस्तरीय कोशिका भिन्न हो जाती है। भिन्न होने के फलस्वरूप ये क्या करता है कि एक बीजांडकाय कोशिका और दूसरी क्या है कि बीजांड जनन कोशिका का निर्माण करती है। तो बीजांडकाय कोशिका क्या करता है, बीजांड जो है गुरु मातृ कोशिका के भांति काम करता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की भली भांति काम मतलब कार्य करती है, और ये क्या करता है कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, यही बीजांड जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है। उसे हम लोग इधर देख लेते हैं। ये जो दूध दिख रहा है, ये दूध क्या करेगा, ये क्या करता है कि 4 अगुणित क्या नाम है कि गुरु बीजाणुओं का विभाजन के फलस्वरूप, यहाँ लिख दे रहा हूँ अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या कर रहा है कि 4 जो है गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर रहा है। अर्धसूत्री यही बीजांड का क्या कर रहा है कि, और दूसरी बात यह है गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है और लीनियर में होते हैं, लीनियर लाइन लगे होते हैं, ट्रैक में होते हैं, ये इस प्रकार से मान लीजिए क्या होते हैं, लगे होते हैं। अब ये 4 तरह की जो 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, इनमें से 3 क्या होते हैं, अपने आप नष्ट हो जाते हैं, और एक कोशिका क्या करता है, भ्रूणपोष का निर्माण क्या करेगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। जैसे पहले बात किया गया कि देखिए जो बीजाणु जनन कोशिका होती है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, इनमें से 3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक क्या होता है
कि भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो एक कोशिका है, इस कोशिका यही कोशिका क्या करेगा, अब समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या करेगा, दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। ये क्या करेगा, दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। ये बताया गया बीजाणु जनन कोशिका ये क्या करता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भली भांति कार्य करता है और क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार यानी चतुष्क क्या करता है कि कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिनमें से तीन क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और एक भ्रूणपोष का यही क्या करता है, यही भ्रूणपोष का निर्माण करता है। लेकिन कैसे करता है, तो यही बताया गया कोशिका क्या करेगी, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या करेगी, दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी और दो कोशिकाओं के निर्माण करने के फलस्वरूप यही दोनों कोशिका क्या करेंगी, फिर समसूत्री विभाजन करेंगी और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या करेंगे कि चार सेल का निर्माण है। फिर क्या करेंगी कि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 8 क्या करेंगी, कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे एक बार बात किया गया कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिका का निर्माण किया गया, यानी 4 गुरु बीजाणुओं का, जिनमें से 3 क्या हो गए कि नष्ट हो गए और एक क्या किया कि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण किया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे यही क्या करेंगे कि 4 से 8, तो 8 के बारे में हम डायरेक्ट बता देते हैं, बात करते हैं कि 8 कोशिकाएं किस प्रकार से बनती हैं। विभाजन के फलस्वरूप जब 8 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिनमें से बताया जा रहा है कि ये 4 इधर और 4 इधर हैं, तो इनमें से बताया जा रहा है कि एक कोशिका को छोड़कर बाकी तीनों निभाग की ओर क्या करेंगी, निभाग की ओर क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, जिसे हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं इनमें से एक कोशिका को छोड़ एक कोशिका केंद्रक की तरफ आ जाता है, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं यही कोशिका क्या करता है, एक केंद्रक की तरफ आ जाता है और दूसरा क्या करता है कि इसमें से 3 क्या होते हैं, द्वितीय इनमें से क्या होते हैं, एक क्या करता है कि मध्य में आ जाता है, केंद्र की तरफ आ जाता है, बाकी 3 क्या करते हैं यहाँ पे निभाग की ओर लग जाते हैं। और इनमें से एक क्या करता है केंद्रक के साथ जुड़कर, और 3 क्या करते हैं इधर जो है गुरु बीजाणु क्या नाम है बीजाणु द्वार की तरफ। तो इनमें देखिए क्या होता है कि ये जो तीनों हैं इनको बोला जाता है, ये तीनों कोशिकाओं को कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल कहते हैं, यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं। और इनको कहते हैं, इधर को एक को क्या बोला जाता है, अंड कोशिका, और एक सेल, और ये जो दोनों हैं इनको बोलते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका के रूप में कार्य करते हैं, यानी सिनर्जी। यानी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये बना, यानी कि 8 गुरु बीजाणुओं का, जिनमें बताया गया ये क्या होते हैं कि इनमें से एक क्या होता है कि ऑलरेडी यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं द्वितीय केंद्र, यानी पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। अब आगे बात किया जाएगा तो देखिए जब क्या होता है परागण की क्रिया होती है, जब पोलिनेशन होता तो उस दौरान क्या होता है कि जो पराग कण होता है, जब पराग कोश से पराग कण वर्तिकाग्र पर आता है, जब वर्तिकाग्र पर आता है जब परागगण क्या पहुंचता है तत्पश्चात क्या होता है, तत्पश्चात यही परागकण क्या होता है वर्तिकाग्र में चिपक जाता है, और वर्तिकाग्र पर चिपक जाने के कारण ये क्या होता है कि फूलने लगती है, यानी कि मोटा होने लगता है, और तत्पश्चात ये क्या होता है कि धीरे 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 पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। और इस पोलन ट्यूब में जब इस पोलन ट्यूब में जो जनन कोशिका और कायिक कोशिका का निर्माण पराग कोश में हुआ रहता है, उसका जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका ये क्या नाम है पोलन ट्यूब में रहती है, और इस दौरान क्या होता है कि 2 तरह के क्या होते हैं, 2 नरयुग्मकों का निर्माण करता है, यानी कि पराग नलिका में जनन
कोशिका क्या करती है, पराग नलिका में जनन कोशिका दो नर युग्मकों का निर्माण करती है और ये दोनों नर युग्मक क्या करते हैं कि बीजांड द्वार से होते हुए एक क्या होगा कि जनन कोशिका के साथ लग जाएंगे और दूसरा क्या करेंगे कि जो है ये देखिए ये अब इसी समय ये जो दूध दिख रहा है ये कोशिका नहीं, ये केंद्रक है। अर्थात बात किया जा सकता है कि देखिए जो भ्रूणपोष में कितने केंद्रक और कितने कोशिका होते हैं, तो भ्रूणपोष में हम लोग काउंट कर सकते हैं। भ्रूणपोष में यहाँ दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी भ्रूणपोष में जो न्यूक्लियस की मतलब जो न्यूक्लियस होते हैं यानी कि केंद्रक होते हैं 8 केंद्रक और 7 कोशिका होती है। भ्रूणकोश में पूछा जा चुका है कि भाई भ्रूणकोश में कितने केंद्रक और कितनी कोशिका होती हैं, तो 8 केंद्रक 7 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यही दोनों क्या होते हैं, एक होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं, यानी जो द्वितीय केंद्रक होता है ये संलग्न करके एक केंद्रक का निर्माण करता है और एक केंद्रक के निर्माण के बाद क्या करता है कि जब क्या होता है परागकोश क्या होता है, परागकण जब क्या होते हैं कि भाई पॉलिनेशन जब होता है वाटर के माध्यम से, एयर के माध्यम से, एंटीमोफिली किसी भी माध्यम से जब वर्तिकाग्र पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र में पहुंचने के बाद काय कोशिका और जनन कोशिका में, जनन कोशिका जब क्या होता है पराग नलिका में पहुंचती है तो वहाँ दो प्रकार के क्या होते हैं नर युग्मकों का निर्माण करता है, जिसमें एक नर युग्मक क्या होता है कि अंड कोशिका से क्या करता है जुड़ जाता है और दूसरा क्या करता है द्वितीय केंद्रक से जुड़ जाने के बाद यहाँ पे क्या बनाता है PEN, यानी कि प्राइमरी भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है और यहाँ पे जुड़ने के बाद ये क्या बनाता है भ्रूण बनाता है। तो हम बात कर सकते हैं ये किस में होता है, यही जब यहाँ जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या करते हैं कि 3 यानी कि क्रिया परागकण की क्रिया जब होती है, परागण की जब क्रिया होती है तो परागण की क्रिया में बताया जाता है कि नर युग्मक, जब नर युग्मक यानी कि परागकण या लघुबीजाणु क्या होते हैं कि पॉलिनेशन के थ्रू क्या होते हैं कि भाई एयर वाटर या कीट के द्वारा क्या करते हैं जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ एक कोहेसिव मटेरियल होता है, एक क्या होता है कि चिपचिपा पदार्थ होती है, साथ मिल जाने के कारण वर्तिकाग्र फूल जाती है। फूलने के तत्पश्चात क्या होता है कि पराग नलिका पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। जब पोलन ट्यूब के निर्माण के समय ही क्या होता है कि जो जनन कोशिका होती है वो जनन कोशिका दो नर युग्मकों का निर्माण करता है। दो नर युग्मक का निर्माण जब करता है उनमें से एक नर युग्मक क्या करेगा अंड कोशिका के साथ जुड़ जाएगी और दूसरा क्या करेगा द्वितीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़कर क्या करेगी क्रिया करेगी। अब जब इसके साथ जुड़ जाएगी तो उस दौरान क्या होगा, हमने कहा कि PEN यानी कि प्राइमरी इंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस बनाएगा, यानी कि प्राथमिक भ्रूण केंद्रक बनाएगी और दूसरा क्या करेगा कि भ्रूण बनाएगा। तो यहाँ बताया गया ये क्या होता है, यहाँ पे जो ये क्रिया होगी ये 2N होगी और यहाँ पे ये कितना होगा 3N होता है। ये बात हुआ। तो आगे आपको बात फिर से एक बार दोहराया जा रहा है कि देखिए सब मिला के इजी वे ये है इसमें कि देखिए जो पुष्प का मादा जननांग होता है उसे हम क्या कहते हैं कि जैसे जायांग कहते हैं। तो जायांग को हमने पहली बार बताया कि देखिए अगर बात किया जाए तो हम लोगों को जितने जैसे सहायक बताया गया था, एक सहायक चक्र और दूसरा बताया गया था अनिवार्य चक्र या आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में हमने बात किया था तो इसमें बताया गया था क्या होता कैलिक्स और कोरेला कि उस दौरान बात वही हुई थी कि देखिए जो सहायक चक्र होते हैं भाई, सहायक चक्रों में बात किया जाए तो पुंकेसर, स्त्रीकेसर या जायांग या पोमंग, यानी कि हम लोगों ने गाइनोसियम और एंड्रोसियम को बोला था, ये क्या करते हैं फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। लेकिन उनमें जो आवश्यक चक्र था जो क्या था कि अनिवार्य जो कंपल्सरी जो साइकिल थी वो थी क्या कि हम लोगों ने बताया था उनमें जो कंपल्सरी चक्र था वो जायांग और पुमंग था और बाकी कैलिक्स और कोरोला वो क्या थे सहायक थे। सहायकता का मतलब ये बताया गया कि देखिए जो दलपुंज होते हैं या दलचक्र हैं वो क्या करते हैं कि वो जो होता है जायांगों की सुरक्षा करते हैं तथा परागण की क्रिया में, एक बार और यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है कि परागण की क्रिया में क्या करते हैं मदद करते हैं। परागण की क्रिया में मदद करने वाला जो सहायक क्या नाम था चक्र था उसी को हमने बताया था दल पुंज।
दलपुंज क्या कर रहा था, दो काम कर रहा था। एक तो क्या कर रहा था कि पहली बात तो जायांग की सुरक्षा कर रहा था, जननांगों की सुरक्षा कर रहा था, या जायांग और पुंग की सुरक्षा कर रहा था। दूसरी बात ये बताया जा रहा है ये परागण की क्रिया में, यानी परागण की क्रिया में ये क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। ठीक, अब यहाँ पर परागण की क्रिया अब आरंभ होने वाली है, तो इस दौरान जो है बताया जा रहा है कि जो दलपुंज होते हैं ये परागण की क्रिया में सहायता करते हैं, और दूसरी बात ये करते हैं जननांगों की सुरक्षा करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जब गुरुबीजाणु जनन की बात किया तो गुरुबीजाणु जनन में भी बात हुआ कि गुरुबीजाणु जनन जो होता है वो क्या होता है, दो आवरणों से घिरा होता है, यानी कि एक अंतः इंटाइन बताई गई थी। तो इजाइन और इंटाइन की बात किया गया कि भाई जो अंतः आवरण और बाह्य आवरण होता है, तो बाह्य आवरण बताया गया कि ये क्या करता है, ये क्या होता है, खुरदुरा होता है, कठोर होता है। और दूसरी बात जो अंतः आवरण की बात की गई, तो अंतः आवरण बताया गया वो क्या करता है, स्पोरोपोलोनियम की बनी होती है। तो वो क्या कर रहा था, उसमें वो पराग नलिका का निर्माण कर रहा था। पराग नलिका के निर्माण में क्या था, अंतःचोल क्या कर रहा था कि भाई दायित्व उसी का था, वही निर्माण करने में मदद कर रहा। और ये भी बात बताई कि भाई पराग नलिका की खोज किसने किया, तो पराग नलिका की खोज एमसी ने किया था, ये बात हुई थी। अब हम बात करते हैं, अब बात ये आपका क्या है, अगर बात किया जाए तो देखिए इसमें हो गया, देखिए हम लोगों जो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि देखिए पहली अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात होती है, यानी कि लैंगिक जन्म की बात होती है, तो इसको बेसिकली हम लोगों ने तीन में बताया गया, तीन तरह से। यानी पहले सबसे होता है ये प्री फर्टिलाइजेशन होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इधर लिख देता हूँ कि प्री फर्टिलाइजेशन होता है। प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत जो जो चीज़ें होती हैं उसको बात किया, बता दिया कि प्री फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है उसको हम लोगों ने क्या किया, स्टडी कर लिया है। प्री फर्टिलाइजेशन यानी प्री फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक, अगर भाई सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है अर्थात लैंगिक जनन है, पुष्टि पात्रों में लैंगिक जनन की प्रवस्था हो रही है, तो लैंगिक प्रवस्था में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो प्री फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन पूर्व घटना के बारे में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बोलते हैं इसको निषेचन पूर्व घटना। पूर्व घटना यानी निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत दो चीज़ को हमें पढ़ना है, दोनों के बारे में बताया गया, एक गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमिट ट्रांसफर। यानी कि हम लोग जब बात करते हैं कि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि है तो उसमें हम लोग जानते हैं कि एक क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस और गैमिट का ट्रांसफर कैसे होता है, यानी युग्मक जनक और युग्मक स्थानांतरण की बात होती है। तो युग्मक जनन कैसे होती है, तो युग्मक जनन के अंतर्गत देखिए हम लोगों ने बात किया कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, यानी उनका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी डिवीजन होती हैं, कौन कौन से यानी कि सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन कौन कौन सी होती हैं। तो हम लोग बात हो गई। अब हम लोग गैमेटोजेनेसिस तो भाई हो चुकी है, यानी कि जो है युग्मक जनन की बात हुई। युग्मक जनन में हम लोगों ने क्या किया कि भाई माइक्रोजीस्पोरेंजिसिस यहाँ लिख दिया जाए। अगर इसमें हम लोगों ने क्या किया कि माइक्रोजीस्पोरेंजिसिस की बात का अर्थात गुरु बीजाणु जनन की बात, लघु बीजाणु जनन की बात, लघु बीजाणु जनन की बात हुई। अगर मादा में बात किया जाए तो गुरु बीजाणु जनन की बात हुई, अंडकोशिका किस प्रकार से बनता है, और अंडकोशिका से अब बात होगी कि किस प्रकार से गैमेट ट्रांसफर होता है, यानी गैमेट जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे आपस में फ्यूज करते हैं, ये बात आपके यानी गैमेट ट्रांसफर की बात है। गैमेट ट्रांसफर किस प्रकार से होते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, जब क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट ऑलरेडी मिल जाते हैं, जब सनलाइट हो जाते हैं, जब मिलने के बाद जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया, जब जाइगोट का निर्माण होता है तो किस प्रकार से होता है। तो इसके पहले हम लोगों को बात करना होगा कि देखिए एक द्विनिषेचन की क्रिया होती है। थोड़ा द्विनिषेचन की बात कर लें, या निषेचन लिख देते हैं, गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर के बारे में बात होगी। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए